अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल मैं बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 10 है। हैदर भी पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी को देख चुका था। अभी वो कमरे में आकर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आ गया। वो उसे देखकर उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ इसके करीब आ गया। रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी उसने, मगर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। यह आपका मसला नहीं है कि मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ। तमीज़ से बात करो। मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आया कुछ सियासतदान नहीं हूँ कि तुम उसे बेइज्जत करोगी और वह खामोश रहेगा। हैदर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ कि मैं कहाँ आती हूँ कहाँ जाती हूँ। जब कोई घर का माकूल फ़र्द मुझसे पूछेगा मैं जवाब दे दूँगी। आइंदा मेरे कमरे में मत आइएगा और मुझे हाथ मत लगाइएगा। मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ कि आप जो मर्ज़ी मेरे साथ करें। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वो काटदार लहजे में बोली, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं एक गैर माकूल शख्स हूँ? बाजू पर गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। ख्याल नहीं, यकीन है। वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, चलो बड़ी अम्मी के पास, उनके सामने ही बात होगी। मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसे तकरीबन खींचते हुए बड़ी अम्मा के कमरे में ले आया था और उनके सामने इस ज़ोर से उसे फेंका कि वो उनके कदमों में जा गिरी थी। मुलाजमा जो कमरे में मौजूद थी और बड़ी अम्मा का कोई काम कर रही थी, उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। वो मुलाजमा के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। बड़ी अम्मा इसे समझा दें कि ये बदतमीज़ियाँ नहीं चलेंगी। मेरे कमरे में आने से पहले पहले इस हवेली के तौर तरीके समझा दें, वरना ये अपने लिए अपनी मुसीबत का खुद ही सामान करेगी। वो गुस्से से कहता हुआ चला गया। गुलबख्त अपने सर को झुका कर रखना और ज़ुबान पर सिर्फ जी हो, यही इस हवेली की रीत है। औरत की कामयाबी इसी में है। मर्द से कब बर्दाश्त होता है कि औरत उस पर पहरे लगाए। हम हवेली की औरतें गुलबख्त घर बसाने के लिए हैं, दिल में बसने के लिए नहीं हैं। और घर में बसना दिल से बसने से ज़्यादा अहम होता है। दिल में बसी औरत को दिल से निकालना आसान होता है और घर में बसने वाली औरत को घर से निकालना मुश्किल होता है। चलो इधर बैठो। गुलबख्त, माँ के कदमों तले जन्नत है और तुम्हें माँ बनने के लिए हैदर की बीवी बनना है। ये बात तुम्हारे गम को किसी हद तक कम कर देगी। गुलबख्त, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें अपने बच्चों के सिवा कुछ याद ही नहीं होगा। गुलबख्त खामोशी से बैठी रही। चलो इधर ही अब आराम कर लो, तो ऑफिस से थकी हुई आई हो, मैं कुछ काम देख लूँ। बड़ी अम्मा कमरे से जा चुकी थी। रात के खाने पर सियासत पर तजिया करती हुई गुलबख्त साथ साथ हैदर को वसीली नज़रों से भी देख रही थी। हैदर को ऐसे देखती हुई वो जहर लग रही थी, मगर उसे बर्दाश्त करना था। वो कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से बैठा रहा। खाने के बाद तकरीबन सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जैन लाउंज में आ गया, जहाँ सोहा बैठी लैपटॉप से खेल रही थी। जैन सिकंदर ने चोर नज़रों से सोहा की तरफ देखा। जैन सिकंदर, जिसका ज़्यादातर वक्त अपनी लाइब्रेरी में गुजरता, वो जो हाल की बजाय माजी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, वो सोहा जैसी जिद्दत पसंद लड़की के लिए मौजू था। हर वक्त लैपटॉप सामने रखे वो डिज़ाइन बनाने में मगन लड़की उस जैसे इंसान के साथ जिससे रंगों से कोई दिलचस्पी ही नहीं, कैसे रह पाएगी? सोहा सिकंदर, तुम्हारे लिए हर बात मामूली होती है। मेरी मोहब्बत कभी तुम्हारे लिए ख़ास नहीं हो पाएगी।
دل نے کتنی بار مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ وہ لڑکی یہ جان چکی ہے کہ وہ مجھ سے منسوخ ہے، بھی مجھے دیکھ کر تمہاری نظریں کبھی بھی شرم سے جھکی نہیں ہیں، مجھے میرے دیکھنے پر تمہارا چہرہ کبھی گلابی نہیں ہوا۔ اس کا دل اس سے سوال کر رہا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے، اسی لیے سگریٹ سلگا لی۔ ادا کافی لے لیں۔ زربخت کے پکارنے پر وہ گہری سوچ سے چونکا۔ ہاں بیٹے رکھ دو، اس نے سامنے میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنی نظریں بظاہر ٹی وی پر جمائی ہوئی تھی لیکن دیکھ سوہا کی طرف رہا تھا۔ وہ اب بھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنے کام میں مگن تھی۔ حیدر اس کے برابر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ زربخت پلیز مجھے بھی کافی لا دو۔ زربخت اس کے کہنے پر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہاں سوہا، نئے ڈیزائن تیار ہو گئے؟ وہ سوہا سے پوچھنے لگا۔ ادا کافی ڈیزائن تیار کر لیے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجئے، جو آپ کو پسند آ جائے انہیں سلیکٹ کر لیں گے۔ اور انٹرنیشنل فیشن شو کب ہے؟ اس کی کوئی تاریخ وغیرہ کا پتہ چلا؟ جی ادا ابھی 2 ماہ بعد ہے، ابھی کافی وقت ہے بیٹے، اس دفعہ اس شو میں ہمارے ملبوسات کی دھوم مچ جانی چاہیے۔ وہ زربخت کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ہوئے بولا۔ جی ادا ایسا ہی ہوگا۔ کافی پیتے ہوئے حیدر کی نظر ٹی وی دیکھتے ہوئے زین پر پڑی اور وہ اٹھ کر ان کے قریب چلا آیا۔ آج آپ اپنی لائبریری کی بجائے یہاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں دل تو نہیں کھسک گیا؟ وہ اسے مذاق کرنے لگا۔ یہ حیدر سکندر کا دل نہیں ہے جو ہر وقت کھسکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حیدر سکندر نے زور کا قہقہ لگایا۔ کیا کریں ادا، اللہ نے دل ہی اتنا نرم دیا ہے۔ آج گھر شام میں نے اپنے آفس کا کچھ کام کرنا ہے، جب علی اور حمزہ آئیں تو انہیں کھانا دے دینا پلیز۔ دیدی مجھے تو پہلے ہی نیند آ رہی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ سوہا دیدی ابھی ادھر ہی بیٹھی ہیں، ان سے کہیں نا، وہ ٹکا سا جواب دیتے ہوئے بولی۔ سوہا سکندر کی چلتی ہوئی انگلیاں رک گئیں اور چہرے پر ناگواریت چھا گئی۔ دلشا تمہیں پتہ ہے میں کام کر رہی ہوں، میں تمہیں فارغ نظر آئی ہوں، تم ہو اس ادا کی بہانے باز، اور کبھی تو کام کرنے کی قسم توڑ دو۔ دیدی اب ایسا بھی نہ کہیں، مجھے پتہ ہے دیدی مجھے پتہ ہے آپ کتنا کام کرتی ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ ویسے بھی مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، میرا ٹیسٹ ہے، ایک دن آپ تھوڑا سا کام کر دیں گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ ویسے بھی کام نہ کرنے کی آپ قسم توڑ دیں۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ دیدی میں نے کام کرنا ہے، آپ خود ہی یہ کام کر لیں۔ اس کی انگلیاں پھر سے چلنے لگی۔ زین کو سوہا کی ہٹ درمی ناگوار گزری۔ حیدر زین کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے تم دونوں چلی جاؤ، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ زربخت کو بھی غصہ آ گیا۔ زربخت تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ یہاں سے کیسے جاتی ہیں۔ زین کے ماتھے کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ادا میں ڈیزائن بنا رہی ہوں، ذرا سی بھی ڈسٹربنس ہو تو بھول جاتی ہوں۔ یہ کام چور اگر کھانا دے دے گی تو مر جائے گی۔ وہ دلشا کو گھونستے ہوئے بولی۔ بس میں نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے جب تک حمزہ اور علی نہ کر ادا بس تو کوئی اگر مگر نہیں ہوا۔ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ زربخت ان لڑکیوں کو تم نے نکما کیا ہوا ہے، تم ذرا کام اپنے ذمہ لے لیتی ہو اور ان کی عیش ہو جاتی۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری کی ساری کام چور ہیں۔ غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا تو زربخت ادا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ساری ہی کام چور ہیں، بہانے ان کے پاس بڑے ہوتے ہیں۔ اور زینب اور فریال کو دیکھے ہوئے تو شاید مہینوں گزر چکے ہیں، وہ تو کبھی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ علی اور حمزہ رات کے تقریباً 2 بجے آئے اور وہ تب تک دونوں ایک دوسرے سے ہی لڑتی رہیں۔
मुस्तफ़ा किचन में आया तो उसे देखकर खुशगवार हैरत हुई। फरियाल और ज़ैनब किचन में काम कर रही थी। शुक्र है आज तुम दोनों भी अपने हुजरे से बाहर निकली हो, वरना तो तुम दोनों को देखे हुए महीने गुजर जाते हैं। वो दोनों बर्तन धोकर अब किचन साफ कर रही थी। उसकी आवाज़ पर मुड़ी। अता आप इधर क्या कर रहे हैं? बहाने से मेरी दीदी को देखने आए हैं। फरियाल मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा को छेड़ने लगी। ना फरियाल बीबी, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है, कैसे चेहरों को देखते फिरे। तुम आराम से काम करती हो कि नहीं? वो ज़ैनब गुस्से से बोली। ना बोलो भाई फरियाल, तुम्हें नहीं पता आज वो पहले ही बहुत दुखी है। पेंसिल पकड़ने वाले हाथ आज नाजुक हाथ आज बर्तन धो रहे हैं। क्यों उसके दुख में इजाफा कर रही हो? हिजरा मुकीम लोग हैं, आज तो उन पर दुखों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। खुद तो सब लोग सोने चले गए, भला हमारी नाजुक मजाजी का भी ख्याल नहीं किया। कभी वो नाजुक मजाजी का भी ख्याल नहीं किया। जज्बात से खेलने वाले लोग हैं वो। हमारी भला जाने के खाना क्या चीज़ होता है। कभी वो हिरवन के दुख खाती हैं, किसी हिरवन की खुशी हमें इतना निहाल करती है कि हमें होश ही कहाँ होता है। आहा, तुम दुनिया कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ती हो। ज़ैनब गुस्से से ताव खा कर रह गई, मगर बोली कुछ नहीं। उसे पता था कि बोली तो बात और ख़राब। भाई फरियाल, अपनी दीदी से कह दो कि हम सवालियों को भी एक कॉफ़ी का मग दे दें, अगर उनकी तबीयत पर नागवार ना गुजरे तो। अदा आप खुद कहते हैं आपका कौन सा पर्दा है? फरियाल हंसते हुए बोली। भाई मैं तो लाउंज में सोफ़े पर बैठ रहा हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। तेवर बता रहे हैं कि अब मैं और ज़्यादा इधर खड़ा रहा तो बर्तन मेरे सर पे टूटेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किस्त में। अगर आपको मेरा नावल पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब